नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं। तो देखिए, गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स खुल गया है और कुछ प्रोजेक्ट्स की स्थापना की है यहाँ पे मोदी जी ने वहां पे जाके, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो इंडिया का निसार सैटेलाइट है वो हिमालय में सीज्मिक जोन्स को मैप कर रहा है। सीज्मिक जोन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। एक डिफॉर्मेशन मैप यहां पे बनाया जा रहा है। ये डिफॉर्मेशन मैप क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंसेप्ट्स इनको समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि स्पेसिफिकली गवर्नर होते हैं, उनको ये बोला है कि जब भी आपके पास मर्सी प्लिया आए डेथ सेंटेंस में, तो उन मर्सी प्लिया को ज्यादा दिन तक आप पेंडिंग मत रखो। कई बार क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल को मौत की सजा सुनाई गई, अब उसने अपनी मौत की सजा के अगेंस्ट मर्सी प्लिया डाल दी। गवर्नर के पास वो मर्सी प्लिया कई सालों तक पेंडिंग पड़ी हुई है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है या हाई कोर्ट में पहुंचता है वो बंदा और अपने डेथ पेनल्टी को आजीवन कारावास में कन्वर्ट करवा लेता है। तो ये गलत है। आपको जो डिसीजन लेना हो लो। अगर मर्सी प्लिया है, आपको अप्रूव करनी मर्सी प्लिया, आप अप्रूव कर दो। आपको रिजेक्ट करनी है, आप रिजेक्ट कर दो। उसको पेंडिंग मत रखो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, स्पेसिफिकली गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को। फिर चाइना के जी जिनपिंग और ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने आपस में मीटिंग की बीजिंग में। दोनों के इकोनॉमिक रिलेशंस के रिस्पेक्ट में काम है। और क्रिमिनल केसेस में जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट लॉयर्स 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर केस के अंदर, तो सीनियर ऑफिसर्स के पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि केस को एक्सपेडिट किया जाए। फिर आगे बात करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल में म्यांमार में जो कूप हुआ है इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। इंडियंस के पास फैक्ट चेकिंग में कितने कम ऑप्शंस, इसके बारे में बात की जा रही है। आईटी रूल्स 2023 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। फिर अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बेसिकली कैग, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, और उसके साथ इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कुछ पर्टिकुलर पोस्टों के लिए जहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी अपॉइंट करने की, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं है, उसके बारे में बात की गई। ऑप्टिकल रिलीफ। तो 4 आर्टिकल्स है, चारों का बेसिक डिटेल आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ऐप लॉन्च कर चुका हूं, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। आप ओवरऑल नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक पा सकते हैं। आप इस ऐप पे जा सकते हैं। फ्री कंटेंट भी वहां पे अवेलेबल है आपके लिए, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी है। उसके साथ साथ एक मैंने क्रैश कोर्स चालू किया है, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत ही ऑप्शनल कॉस्ट पे ये दोनों की चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो आप एक बार जाके ऐप पे लॉग इन करके इन चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, फॉयबल। फॉयबल मतलब अ माइनर वीकनेस और एसेंट्रिसिटी इन समवन्स कैरेक्टर। मतलब ओवरऑल किसी दूसरे कैरेक्टर में कुछ तो वीकनेस है, कुछ तो कमी है, कुछ तो एसेंट्रिसिटी है जो आपको पसंद नहीं आती, तो इसको आप बोलते हो फॉयबल। वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलना। जीएस पे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी। नॉर्थ ईस्ट गेट्स इज फर्स्ट एम्स स्लीव ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल को पहला ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को गुवाहाटी में चांगशरी नॉर्थ ईस्ट में इनॉग्रेट किया है। तो ये जो एम्स है और एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है कोकराझार में भी, नगांव में भी, नलबारी में भी। तो बेसिकली आसाम की कैपिटल गुवाहाटी में तो एम्स इनॉग्रेट कर दिए, बन भी गया। पीछे आपको बिल्डिंग वगैरह नजर आ रही है और मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे अलावा एम्स और मेडिकल कॉलेज कोकराझार, नगांव और नलबारी इलाके में भी बनेगा। उसके लिए 3400 करोड़ रुपए एलोकेट किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आसाम में मेडिकल सर्विसेज को बहुत बड़े स्केल पर पहुंचाया जा रहा है। एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा मई 2017 में। इस पर्टिकुलर गुवाहाटी वाले एम्स का 1120 करोड़ के खर्चे पे ये बनना है। ये बनकर तैयार हो चुका है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 750 बेड्स हैं, 30 आयुष बेड्स हैं, 100 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एम्स के अंदर सिर्फ इलाज नहीं होता है, जो नए डॉक्टर्स आते हैं वो भी यहाँ पे आके अपनी मेडिकल ट्रेनिंग लेते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो कुछ और प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएट किए हैं, जैसे आसाम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट। ये शुरू किया गया आईआईटी गुवाहाटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये जो आसाम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट होगा, ये एक रिसर्च और इनोवेशन सेंटर की तरह काम करेगा इन द एरिया ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसमें 500 बेड कनेक्टेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा, जो 12 एकड़ में फैला होगा। ठीक है। उसके आगे अगर आप बात करो तो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। वो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। पिछले 9 साल में ये बढ़ाया गया, इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया जा रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सब बनवाना। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन को भी यहां पे लॉन्च कर दिया। आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन आज की न्यूज नहीं है, पहले की न्यूज है। इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेनिफिट लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए, जस्ट उनके डोर स्टेप्स तक पहुंचाया जाए।
तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का बेनिफिट लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन भी यहां पे लॉन्च किया। ओवरऑल जन आरोग्य कार्ड बांटे गए 1.1 करोड़ एलिजिबल बेनिफिशियरीज को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक्चुअली प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। जन आरोग्य कार्ड आगे बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर आप बात करो तो इस स्कीम को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में पर्टिकुलर स्कीम रिकमेंड की गई थी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर इसका टारगेट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर आप देखो तो उसको पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी कहा जाता था, बाद में इसका नामकरण बदल दिया गया। इससे पहले स्कीम चला चलती थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिला लिया गया था। तो जो लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर रजिस्टर्ड थे उनको भी जन आरोग्य योजना का बेनिफिट मिल रहा है, भले ही उनका नाम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डाटाबेस में ना हो। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जो लोग भी इनरोल्ड थे उनको डिफॉल्ट मोड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर भी इनरोल किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि SCCC 2011 के सेंसस में उनका नाम है या नहीं है। ये जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस और एश्योरेंस स्कीम है। इसको फुल्ली फाइनेंस किया गया सरकार ने। इसकी जो कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में शेयर की जाती है। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का कवर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस कवर सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इसमें पब्लिक और प्राइवेट इम्पैनल्ड दोनों प्रकार के हॉस्पिटल्स पाए जाते हैं। 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी जुडिशरी सेंटर टू कीप अ वॉच ऑन गवर्नमेंट लॉयर्स हैंडलिंग क्रिमिनल केसेस। भाई देखिए, ICJS के बारे में आपने सुना होगा, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये जो ICJS है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ICJS नाम का जो नेशनल प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम से बना हुआ है। क्रिमिनल जस्टिस को इंडिया के अंदर लोगों के पास डिलीवर करना ये ICJS का काम है। ICJS के अंदर 5 पिलर्स हैं। एक पिलर है पुलिस का। पुलिस ओवरऑल ICJS से जुड़ी है थ्रू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम CCTNS, जो कुछ साल पहले इंप्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी। उसका जो फॉरेंसिक लैब्स हैं वो जुड़ी हुई हैं E-फॉरेंसिक से। जो कोर्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं E-कोर्ट से। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, सरकारी वकील हैं, वो E-प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए हैं। और जो प्रिजन्स हैं वो E-प्रिजन से जुड़े हुए हैं। तो ICJS एक IT सिस्टम है और इस IT सिस्टम में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिलीवर करने के लिए 5 बड़े प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए हैं। पुलिस, E-फॉरेंसिक, E-कोर्ट्स, E-प्रोसिक्यूशन और E-प्रिजन्स। ठीक है भाई, ये जो ICJS सिस्टम है इसको डेडिकेटेड और सिक्योर क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाई स्पीड कनेक्टिविटी के थ्रू अवेलेबल करवाया जाता है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो इस प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऊपर है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसमें उसकी मदद करता है। अब यहां पे समझ लीजिए सरकारी वकील क्या होता है। देखिए, सरकारी वकील वो होता है जो सरकार के लिए काम करता है, उसको तनख्वाह सरकार देती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, सरकारी लोगों को लीगल एडवाइस देना, यह काम होता है गवर्नमेंट लॉयर को। उसके साथ साथ ये एक स्किल्ड और क्वालिफाइड सॉलिसिटर और बैरिस्टर भी होता है। देखिए, जब आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे ना तो आप एक शब्द सुनोगे पैनल काउंसिल। इसको पैनल काउंसिल बेसिकली सरकारी वकील होते हैं, सीनियर पैनल काउंसिल, जूनियर पैनल काउंसिल। तो बेसिकली सरकार ने इन पैनल काउंसिल्स को बिठा के रखा है बड़ी बड़ी कोर्टों में, ताकि सरकार का अगर कोई केस आएगा तो इन सरकारी वकीलों को रेफर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ओवरऑल ये वकील इस चीज में भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके पास प्रॉपर लीगल ऑप्शंस नहीं है, तो नालसा के अंदर जो फ्री लीगल एड वाला प्रावधान है उसमें ये सरकारी वकील ओवरऑल उन लोगों के लिए जो पैसा नहीं उठा सकते हैं केस लड़ सकते हैं। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ ये अपने प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टास्क। पॉलिसी इश्यूज ये देखते हैं, लोकल अथॉरिटी को एडवाइस करना, रेगुलेशंस ड्राफ्ट करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज में प्रोसिक्यूशन करना, लीगल रिव्यूज लिखना, ये सब करते हैं। सरकार की मदद करते हैं लीगल इश्यूज और रिसर्च में। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको 751 प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है ना, और इसका जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है ये और 153 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, जो मेन पिलर्स हैं ICJS के, उसमें अगर आप देखो तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम तो है ही, 16,000 पुलिस स्टेशन को कनेक्ट किया जाए है। डाटाबेस है यहाँ पे 28.98 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड्स का, जिनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और जुडिशरी एक्सेस कर सकती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इन्वेस्टिगेशंस पे एम्फेसाइज करता है, फॉरेंसिक्स की मदद से कन्विक्शन कराने की कोशिश करता है। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो ओवरऑल
जो आईसीजेएस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ई कोर्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आईसीजेएस के अंदर जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको ऑनलाइन एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। अब क्या है, ई प्रोसिक्यूशन के अंदर अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील किसी क्रिमिनल केस में 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट लेता है, मतलब ओवरऑल उस पर्टिकुलर केस के ट्रायल में 2 से ज्यादा हियरिंग हो रही है और बार बार वकील अगर वहां पे उसको आगे डिले कर रहा है, तो इसका ऑटोमेटिक अलर्ट एक हायर ऑफिसर के पास चला जाएगा और हायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि समय समय पे वो चेक करता रहे कि केस में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। ठीक है भाई, फिर आगे बात करते हैं। जिसमें बट जुडिशरी डोंट डिले कन्विक्शन और मर्सी प्लियास इन टर्न बेनिफिटिंग कन्विक्ट्स सुप्रीम कोर्ट। भैया सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार की अथॉरिटीज को साफ साफ ये बोला है कि जब आपके पास मर्सी पिटीशन आती है डिसाइड होने के लिए, तब भैया तुरंत डिसीजन लो, जबरदस्ती उस डिसीजन को डिले मत करो। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस एमआर शाह। उन्होंने 13 अप्रैल को ऑर्डर पास किया। क्या बोल रहे हैं, वी ऑब्जर्व एंड डायरेक्ट ऑल द स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब देखिए, गवर्नर के पास अगर कोई मर्सी प्लिया आती है तो सिर्फ गवर्नर डिसीजन नहीं लेता, पीछे से पूरी कैबिनेट का रिकमेंडेशन लगता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ गवर्नर के ऑफिस के लिए नहीं है, राज्य की सरकार के लिए भी है, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी है। तो एमआर शाह साहब बोल रहे हैं कि हम स्टेट्स और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डायरेक्शन देते हैं कि जब भी आपके सामने कोई मर्सी पिटीशन आती है, तो जो भी आपके सामने मर्सी पिटीशन लेके आ रहा है अगेंस्ट डेथ सेंटेंस, उसकी मर्सी पिटीशन को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करिए। आप उसकी मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, बताओ, उसको पेंडिंग मत रखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप उसको पेंडिंग रखोगे तो लॉन्गर टर्म में अगर सालों तक ये मर्सी पिटीशन पेंडिंग रहती है तो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ओवरऑल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ की सजा माफी हो जाती है। असल में हुआ यह है कि रेणुका शिंदे, मैं आपको बता दूं 2 बहनें थी, रेणुका शिंदे और सीमा गावित। 1990 से लेकर 1996 तक इन्होंने 14 बच्चों को किडनैप किया और में से 5 को मार दिया। जी हाँ, इन 2 बहनों ने 14 बच्चों को किडनैप किया, 5 को मार दिया 1990 से लेकर 1996 के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात, इनको मौत की सजा सुनाई गई। इनका जो क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में था। अब जब इनको मौत की सजा सुनाई गई तो ऑब्वियस सी बात है, रेणुका शिंदे ने यहाँ पे मर्सी प्लिया डाल दी, मर्सी पिटीशन डाल दी। ठीक है ना, वो मर्सी पिटीशन पेंडिंग पड़ी रही किसके पास, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के पास 7 साल 10 महीने के लिए, फॉर एनी अनएक्सप्लेन्ड रीजन। बिना किसी वजह गवर्नर के ऑफिस में 7 साल 10 महीने तक ये मर्सी पिटीशन पेंडिंग रही। बाद में रेणुका शिंदे चली गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, हम रेणुका शिंदे की डेथ पेनाल्टी को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक इंसान जिसको फांसी की सजा होनी, जिसको मौत होनी है, ओवरऑल वो अपने लिए मर्सी पिटीशन डाल रहा है। आप उस मर्सी पिटीशन को कई साल तक पेंडिंग रख के बैठे हो, तो उसके दिमाग पे तो इंपैक्ट आएगा ना, उसको पता नहीं चल पाएगा कि वो जीने वाला है या मरने वाला है। समझ गए? तो कम से कम किसी को ये तो बता दो कि वो जीने वाला है मरने वाला है। और अगर आप ये नहीं बता सकते तो कोर्टों ने बोला कि अगर तुम लंबे समय तक पेंडिंग रखोगे तो हम मौत की सजा माफ कर देंगे। तो यही हुआ, गवर्नर के पास रेणुका शिंदे की मर्सी पिटीशन 7 साल तक पेंडिंग पड़ी रही। और सिर्फ गवर्नर की गलती नहीं है, पीछे से जो सरकार थी महाराष्ट्र की, उसको भी तो डिसीजन लेना था, उसको भी तो रिकमेंडेशन भेजनी थी गवर्नर उसी रिकमेंडेशन में तो एक्शन लेता। सरकार ने कुछ किया नहीं। अब जब यहां पे महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओवरऑल सजा को लाइफ सेंटेंस में कम्यूट कर दिया, तब भाई महाराष्ट्र की सरकार पहुंच रही सुप्रीम कोर्ट के पास कि नहीं भाई, रेणुका शिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, इसकी सजा माफ मत करिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई आप क्या मजाक कर रहे हो, आपके पास 7 साल तक इस पर्टिकुलर लेडी की मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी, आप एक्शन ले लेते, आप उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर देते, उसको फांसी पे चढ़ा देते। इतना लंबा समय आपने पेंडिंग क्यों रखा उसको? और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है कि इसकी डेथ पेनाल्टी को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया है, उस डिसीजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र की अथॉरिटीज के ऊपर डाल दी। बोला कि भाई तुम्हारे पास मर्सी पिटीशन 7 साल से पेंडिंग थी, 7 साल 10 महीने से, अगर तुम उस समय पे एक्शन ले लेते तो अब तक जो डेथ पेनाल्टी थी वो एग्जीक्यूट हो जाती। तुमने यहां पे एक्शन लिया नहीं, इसको लंबे समय तक पेंडिंग रखा। अब तुम्हारी ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओवरऑल तुम्हारे ही जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, मतलब जूनियर कोर्ट के जजमेंट को। तो अब तो हम बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी राज्य की अथॉरिटीज को, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स को डायरेक्शन दिया है कि बिना किसी वजह मर्सी प्लिया को पेंडिंग मत रखिए। ओवरऑल अगर आप किसी को माफ करना चाहते हैं या फांसी पे चलाना चाहते हैं, मर्सी प्लिया आपके सामने है, एक्शन रखिए, लीजिए, इसको डिले मत करिए। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और पर्पस होता है ना डेथ सेंटेंस का, वो डिफीट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर आप मर्सी पिटीशंस को लंबे समय तक डिलेड रखते हो।
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भले ही रेणुका शिंदे की मौत की सजा को अपहेल्ड ना किया हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो लाइफ इंप्रिजनमेंट किया गया है ना, जो भी नेचुरल लाइफ बची है रेणुका शिंदे की, जितने भी दिन वो जिंदा रहेगी वो जेल के अंदर ही रहेगी, वो कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। नेक्स्ट जिस पेपर दी साइंस एंड टेक निसार सैटेलाइट टू मैच हिमालय सीज्मिक जोन। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, देखिए निसार एक फोर्थकमिंग सैटेलाइट है, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा यूएस के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये मैपिंग करेगी हिमालयाज में मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स की, और अनप्रेसिडेंटेड रेगुलरिटी के साथ ये मैपिंग की जाएगी। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मैपिंग में डिफॉर्मेशन मैप तैयार किया जाएगा, जो कि अर्ली एडवांस वार्निंग दे सकता है लैंड सब्सिडेंस की। अभी रिसेंटली देखा हमने जोशीमठ उत्तराखंड में बवाल हुआ। ये जो हिमालयन आप कह लो टोपोलॉजी है, दिस इज वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही, तभी ये हिमालय खड़े हुए, तो नीचे की प्लेट्स टूटी हैं, ये हमें पता है। ये जो निसार सैटेलाइट है, इसमें $900 मिलियन का खर्चा आएगा, ठीक है ना। इसका 1/10 लगभग 90 से $100 मिलियन इसरो खर्च कर रहा है। इस पर्टिकुलर निसार सैटेलाइट में 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूटिलाइज किए गए, एल बैंड और एस बैंड। ये इमेज करेंगे द सीज्मिकली एक्टिव हिमालयन रीजन। हर 12 दिन पे एक डिफॉर्मेशन मैप यहाँ पे प्रिपेयर होगा। ये डिफॉर्मेशन मैप जियो साइंटिफिक कम्युनिटी को यह बताएगा कि हिमालय के अलग अलग पार्ट में स्ट्रेन किस प्रकार से बिल्टअप हो रहा है। जो 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, ये मिलके हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर डाटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों, ये जो सैटेलाइट है इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा जाएगा। जनवरी 2024 में सैटेलाइट लॉन्च होगी। एल बैंड और एस बैंड में हाई रेजोल्यूशन मैप ये बनाएगी। स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये स्ट्रेन क्या है, ये वो डिफॉर्मेशन है जो रॉक्स में होता है। देखिए क्या है, जब इंडियन प्लेट आपकी हिमालयन प्लेट से टकरा रही है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन वो डिफॉर्मेशन है जो रॉक्स में होता है, ठीक है ना। जब रॉक अंडर प्रेशर है फ्रॉम अदर रॉक्स, कंटिनेंटल प्लेट लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, कहीं कोई रॉक मुड़ गई, मुड़ने के बाद स्ट्रेन इतना ज्यादा हो गया, एकदम से टूट गई, स्लाइड हो रही है, कोलाइड हो रही है, सबडक्ट हो रही है। आपको पता होना चाहिए इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे प्रॉब्लम तो होगी और इसके चक्कर में स्ट्रेन आएगा। इस स्ट्रेन की एक मैपिंग करने की कोशिश की गई डिफॉर्मेशन मैप के द्वारा। तो इस डिफॉर्मेशन मैप से पता करने की कोशिश की जा रही कि फॉल्ट्स स्पेसिफिकली कहां पे हो सकते हैं। देखिए स्पेसिफिकली ढूंढना मुश्किल है और किस समय पे अर्थक्वेक आएगा ये नहीं पता किया जा सकता है। आप टाइमिंग को डिड्यूस नहीं कर सकते। जो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज हैं वो अंडरग्राउंड वेव्स को पिकअप करती हैं जब अर्थक्वेक इनिशिएट हो जाता है। अर्थक्वेक की वार्निंग के रिस्पेक्ट में हम इलाका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई दीज एरियाज आर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। बट ध्यान दीजिएगा, इन माउंटेन्स और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को मॉनिटर करके यह पता कर पाना कि एग्जैक्टली किस टाइम पे अर्थक्वेक आएगा, हम ये नहीं पता कर सकते। हम बेसिकली डिफॉर्मेशन मैप के आधार पर वल्नरेबल इलाके को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने 2021 में स्ट्रेन मैप आइडेंटिफाई पब्लिश किया था हिमालयास का, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा फ्रॉम 1252 जीपीएस स्टेशंस, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम जो होता है हिमालयास के अंदर, वहां पे 1252 जो स्टेशंस बना रखे हैं, उसके बेसिस पे स्ट्रेन मैप को आइडेंटिफाई किया गया। तो इनमें वो रीजन्स आइडेंटिफाई किए गए जहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आने के। तो जो सैटेलाइट इमेजरी है वो लैंड में डिफॉर्मेशन को स्टडी करता है, ठीक है। ये जो निसार सैटेलाइट है हर 12 दिन की फ्रीक्वेंसी पे डिफॉर्मेशन मैप बनाएगा, जैसा कि मैंने बताया एल बैंड और एस बैंड में ऑपरेट करता है और हर 12 दिन के अंदर मैपिंग कंप्लीट कर लेगा। हर 12 दिन पे एक डिफॉर्मेशन मैप आपके सामने पब्लिश किया जाएगा और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे डिफॉर्मेशन मैप्स आते जाएंगे वैसे वैसे जियो साइंटिस्ट को क्लियर होता जाएगा कि कहां पे सबसे ज्यादा रिस्क के चांसेस हैं। तो निसार विल बेसिकली अ वेरी वैल्यूएबल टूल टू स्टडी डिफॉर्मेशन पैटर्न। और खास बात यह है कि अगर क्लाउड कवर भी है तो भी निसार सैटेलाइट काम करेगा और ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए आज की डेट में क्लाउड बर्स्ट, लैंड फॉर्मेशन, लैंड सब्सिडेंस, ये बहुत कुछ हो रहा है। लैंड सब्सिडेंस क्या है? लूजनिंग ऑफ द सबसरफेस। जो लैंड बना हुआ है उसके नीचे की मिट्टी अगर ढीली होने लगे और हटने लगे तो लैंड नीचे की तरफ सबसाइड करेगा। ऐसी बहुत सी एक्टिविटी हो रही है उत्तराखंड में। रिसेंटली जोशीमठ में आपने सुना होगा कि लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। 2021 में एक लार्ज लैंडस्लाइड रॉक और आइस का हुआ था चमोली उत्तराखंड में, 200 लोग मर गए थे, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए थे। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि ये फ्लैश फ्लड्स थे। तो सैटेलाइट इमेजरी डेफिनेटली हमें लॉन्ग टर्म में बता सकता है कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, कहां की मैपिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
आगे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। एक और बात याद रखिएगा, ये डिफॉर्मेशन मैप, ये स्ट्रेन ये नहीं बता सकता कि कहां पे किस टाइम पे अर्थक्वेक आएगा। इस लेवल की टेक्नोलॉजी इस समय पे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना जी ब्राजील्स लूला मीट इन बीजिंग टू बूस्ट टाइट्स। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मिले ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा से 14 अप्रैल को। दोनों लोग बीजिंग में मिले और दोनों डेवलपिंग नेशंस अपने बीच के रिश्ते को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो तो मिस्टर लूला कहां गए हुए हैं? चाइना गए हुए हैं। चाइना के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से इकोनॉमिकली ब्राजील एंगेज करना चाहता। अभी हुआ क्या है, 13 अप्रैल को फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड बना दिया गया। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, चाइनीज बैक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बड़े स्केल पे ब्राजील के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है और डेवलपिंग वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को मतलब कह लो प्रोजेक्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अल्टरनेटिव की तरह न्यू डेवलपमेंट बैंक अपने आप को पोर्ट्रे करता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सक्रूशिएटिंग कंडीशंस लगाते हैं लोन देते वक्त, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगाता और ब्राजील का ही एक्स प्रेसिडेंट यहां पे इसका हेड बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है लूला डी सिल्वा के लिए जी जिनपिंग से मिलना जरूरी था। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर विजिट में 20 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन होंगे। ब्राजील के लिए जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो चाइना ही है। चाइना ब्राजील का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सोयाबीन, बीफ, आयरन ओर, पोल्ट्री, पल्प, शुगर केन, कॉटन, क्रूड ऑयल ब्राजील एक्सपोर्ट करता है चाइना को। चाइना बड़े स्केल पे लैटिन अमेरिकन रीजन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ब्राजील के अंदर आती है। लेकिन लूला डी सिल्वा ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यह भी अनाउंस किया है कि हम नहीं चाहते कि पूरी तरीके से ब्राजीलियन कंपनीज को चाइना ही ओन करे। इससे पहले अर्जेंटीना और उरुग्वे की ट्रिप मारी थी लूला डी सिल्वा ने, यूएस की ट्रिप मारी थी फरवरी में, उसके बाद चाइना गए। तो इससे ये भी लोग बोल रहे हैं बहुत से एक्सपर्ट्स कि कहीं ना कहीं जो इमीडिएट नेबरहुड है ब्राजील का और जो यूएस है वो चाइना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बट हाँ चाइना को पूरी तरीके से वो बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, ब्राजील और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना यूक्रेन के ऊपर भी अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। इनफैक्ट ब्राजील तो बहुत ओपनली बोल चुका है कि ये यूक्रेन रशिया वॉर बंद होना चाहिए और बेटर ये रहेगा कि क्रीमिया आप रशिया को ही दे दो। लेकिन जैसे ब्राजील ने बोला कि क्रीमिया आप रशिया को दे दो तो यूक्रेन के लोग ब्राजील को उल्टा सीधा बोलने लगे। समझ गए बात को। चाइना की बात करो तो चाइना तो इन्वेजन को कंडेम कर नहीं रहा, रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा नहीं रहा। चाइना उल्टा यूएस और नाटो के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि तुमने कॉन्फ्लिक्ट को प्रोवोक किया है। चाइना और रशिया के बीच में नो लिमिट्स पार्टनरशिप साइन हुई है 2022 का स्टेटमेंट। जो चाइना का पीस प्रपोजल है जो कि फरवरी में लाया गया था, उसमें ब्राजील के पीस प्रपोजल जैसी बात थी, लेकिन चाइना ने कभी भी ये नहीं बोला कि यूक्रेन अपनी टेरिटरी को रशिया को दे दे। लेकिन ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने पीस ऑप्शन के रिस्पेक्ट में ये बोल दिया कि क्रीमियन पेनिनसुला आप रशिया को दे ही दो। तो इस बात को लेकर यूक्रेन के बहुत से लोग यहाँ पे नाराज हो गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसको ब्रिक्स कंट्रीज ने फाइंड किया था 6th ब्रिक्स समिट फोर्टलेजा ब्राजील में 2014 में। काम क्या है? सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर अनडिजर्व्ड इमर्जिंग कंट्रीज फॉर फास्टर डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर है शांघाई, चाइना में। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूएन के अंदर एक फर्म बेसिस बनाया गया एक्टिव और फ्रूटफुल कॉपरेशन के लिए। अब आ जाते हैं भाई एडिटोरियल्स के ऊपर। एडिटोरियल में रिमाइंडर अबाउट अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। अनुपम कुलश्रेष्ठ साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। फॉर्मर डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके इंडिया के, लॉ पढ़ाते हैं। अब इस पर्टिकुलर में जो ऑथर है वो बोल रहे हैं बेसिकली इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जैसे कि भैया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, जो यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, आपका गवर्नर हो गया, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं। अब रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 जजमेंट्स दिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बोली गई। जैसे कि सेना वर्सेस सेना जजमेंट, ये महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे जी का फैक्शन है और उद्धव ठाकरे साहब का जो फैक्शन है, तो इसको लेके जो डिस्प्यूट हो रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को रोल को लेके चिंता व्यक्त की। बोला कि जिस हद तक गवर्नर स्टेट के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओवरऑल रिसेंटली एक कमिटी बनाई गई जिसमें यह बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने के लिए एक प्रॉपर सेट प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आप बात करो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया ही नहीं गया।
तो किसके हाथ में आ गया अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट के हाथ में। और प्रेसिडेंट किसके हिसाब से काम करता है? सरकार के हिसाब से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से। तो कुल मिला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की ताकत किसके पास है? सरकार के पास है। तो इसी रिस्पेक्ट में यहां पे कमेटी बनाई गई और वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में बनाई गई, जो कि ये बोल रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये कमेटी बनाएगी। कौन कौन से लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा इन पोस्टों के लिए, ये कमेटी बताएगी। लेकिन हां, आगे आने वाले समय में अगर आर्टिकल 324 के हिसाब से पार्लियामेंट कोई लॉ बना देता तो उस लॉ को माना जाएगा, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई जो कमेटी है वही बताएगी कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए नॉमिनेट होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए नॉमिनेट होगा। तो सरकार के हाथ में जो आपने अनफेटर्ड ताकत दे रखी कि वो किसी को भी अपॉइंट करवा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे, नहीं चल पाएगा। तो ये कमेटी बताएगी जब तक आप एक स्पेशल लॉ नहीं बना दे जाते, जैसा आर्टिकल 324 में बोला। तो बेसिकली इन दो जजमेंट से ऑथर बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनके रोल के ऊपर बातचीत की जा रही है। अब इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारे देश के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के मेंबर्स, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस। अब तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चुका है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी ना इंडिया की, उसने बताया था कि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, इनके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ताकि ये फियर और फेवर के बिना काम कर सकें लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करे। अब कहीं ना कहीं इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन बॉडीज को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इंडिपेंडेंस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास इंडिपेंडेंस है। तो नो डाउट इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास इंडिपेंडेंट है, इनके डेली मर्रा के काम में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। बट एक चीज और जरूरी हो जाती है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी इंडिपेंडेंट हो दोस्तों। क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में आपने इन्फ्लुएंस हासिल किया तो उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर पाए, बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसान बैठा है टॉप पे, उसका भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना जरूरी है। अभी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ताकत है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अपॉइंट करने की। अब अलग अलग ऑफिस में ताकत किस हिसाब से अलग अलग है, इसको यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 75 में लिखा है कि ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल के लिखा है आर्टिकल 76 में। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन के लिखा है आर्टिकल 280 में। चेयरमैन एंड मदर्स मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लिखा है आर्टिकल 316 में। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए लिखा है आर्टिकल 350 बी में। और आर्टिकल 324 में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। अब समझने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, या फिर बात आई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की आर्टिकल 148, या फिर बात आई अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की आर्टिकल 155, इन तीन में यह बताया गया है कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, बट ही करेगा ही बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड हिज सील। अब समझिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में और गवर्नर के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आ गया। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि इन अपॉइंटमेंट्स में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। समझ गए बात आपको? सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन डिफॉल्ट मोड में आपको पता है कि प्रेसिडेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अपॉइंट करता है, पीछे से रिकमेंडेशन कौन भेजता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल और गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? आपका सरकार ही कर रही है। वो तो अलग बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो कॉलेजियम बना हुआ है, तो सरकार की ताकत वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है। उसी ताकत को पाने की कोशिश की थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो कहानी सब आपको पता है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो ऑफिसेज हैं, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसमें तो भाई देखो सरकार का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इनफैक्ट कैग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर के लिए तो प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील दे रखा है। इसका मतलब ही यही है कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा, सरकार का इंटरफेरेंस कम होगा, ओवरऑल
अगर सरकार अपॉइंट करेगी तो अपने मनपसंद लोगों को अपॉइंट कर सकती है। वो मनपसंद लोग अपने कार्य के समय पे ओवरऑल कुछ बायस दिखा सकते हैं। इस प्रकार का पूरा बायस हटाने की जरूरत है। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील इसीलिए डाला गया है ताकि ओवरऑल ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जज, गवर्नर इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाए, सरकार का इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन सरकार का इंटरफेरेंस होता है, ये आपको पता है। अब चूंकि यहां पे जो ऑथर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, वो खुद डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख चुके हैं, तो वो एंड में कहीं ना कहीं ऑडिटर कैग की पोस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो कैग की पोस्ट है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये हमारे फाइनेंसेस का वॉच डॉग है और ओवरऑल इसकी ताकतों के ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो सही है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के ऑफिस के ऊपर किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट में अगर सरकार ने इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर दिया, अपने मन के पर्सन को सरकार ने अगर अपॉइंट करवा दिया, तो वो बाद में काम ठीक तरीके से करेगा नहीं करेगा, इस बात को लेकर थोड़े इश्यूज जरूर उठ सकते हैं। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ओवरऑल कैग के ऑफिस में अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में ये डिस्कस किया था कि भाई प्रेसिडेंट को कुछ पैनल ऑफ नेम्स को यहां पे नॉमिनेट करना चाहिए और उन पैनल ऑफ नेम्स में से ओवरऑल एक इंसान को चुना जाएगा। ठीक है ना। मतलब एक पैनल ऑफ नेम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन पैनल ऑफ नेम्स में से एक को इंसान प्रेसिडेंट चुन के कैग बना देगा। लेकिन इस बात का कुछ लोगों ने अपोजिशन भी किया कि आप प्रेसिडेंट की चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो। प्रेसिडेंट की चॉइस तो अनरिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, अनफेटेड होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ओवरऑल एक बड़े स्केल पे कैग को चुन सके, इतनी उसके पास ताकत होनी चाहिए। बट टेक्निकली आज की डेट में दोस्तों प्रेसिडेंट के पास ताकत है नहीं। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट कौन कर रही है? सरकार कर रही है। प्रेसिडेंट के पास तो बस नाम आ जाते हैं, फाइल आ जाती है अप्रूव होके और प्रेसिडेंट उस फाइल पे साइन कर देता है, अनाउंसमेंट कर देता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन बन गया, वही बन जाता। ठीक है। तो कुल मिला के जजेस में, कैग में, गवर्नर्स में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स में तो एटलीस्ट ओवरऑल सरकार का इंटरफेरेंस अपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए। बस ऑथर यही बताने की कोशिश कर रहा है, कैग के ऑफिस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। फिर आगे, द फैक्ट चेक इज दैट इंडियंस विल हैव लिटिल चॉइस। द अमेंडमेंट टू द IT रूल्स फॉर एन ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट इन केस ऑफ अ जज एक्टिंग इन हिज ओन केस। देखिए क्या हुआ यहां पे, बताया क्या जा रहा है। बेसिकली ऑथर यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दूंगा। जॉर्ज ऑरवेल का एक आइकॉनिक नॉवल है 1984, जिसमें ओशियाना नाम के एक टिरेनिकल स्टेट की बात की है, जहां पे सरकार द्वारा पारित लैंग्वेज न्यूज स्पीक बोली जाती है और जो लेक्सोलॉजिस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में, वो ओवरऑल लोगों से बोलता है कि तुम क्राइम्स के बारे में सोच तक नहीं सकते हो, तुम जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा, वो तुमको सरकार बताएगी। सही क्या है सरकार बताएगी, गलत क्या है सरकार बताएगी। अब ऑथर यहां पे एक्चुअली में भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है इनडायरेक्टली। इनका यह बोलना है ऑथर का कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT रूल्स 2023 का अमेंडमेंट करके ये जो क्लॉज 3(1)(2)(c) इनेबल किया है, इसके अंदर साफ साफ ये बताया गया है कि अगर फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के उपलक्ष्य में, तो फैक्ट चेकिंग यूनिट केंद्र की सरकार की उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करेगी और फिर उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हटाना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, BSNL, इन सबको सरकारी रिपोर्ट पे काम करना पड़ेगा। अब सोचिए, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन के ब्यूरो के अंदर ही फैक्ट चेकिंग यूनिट होगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक्चुअली में सरकार के कंट्रोल के अंदर ही काम करता है। तो बेसिकली सरकार के कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन यहां पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही सरकार की चीजों के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मतलब सरकार एक ऐसे केस में खुद ही जजमेंट दे रही जहां पे वो खुद कटघरे के अंदर खड़ी हुई है। जबकि जब सरकार से पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, आप ओवरऑल हमारी बात मत मानो, लेकिन फिर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट हो सकता है। तो यहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के लीगल एक्शन के चलते ओवरऑल सरकार द्वारा फ्लैग्ड पोस्ट को हटा देंगे। PIB फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट वही करेगा जो ओवरऑल सरकार चाहती है। जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग जो कि सरकार के क्रिटिकल है, पब्लिक डिपार्टमेंट की क्रिटिकल है, वो यहां पे टिक नहीं पाएगी। ये पर्टिकुलर स्टैंड सरकार का गलत है। यहां पे ऑथर एक जजमेंट को भी कोट कर रहा है, जस्टिस मैथ्यू ने जो ऑब्जर्व किया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण 1975 में। इसमें बोला गया था कि जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तो एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पब्लिक इंटरेस्ट को बता सकता है। और भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है सोसाइटी में जो पब्लिक इंटरेस्ट को बता सकते हैं, जैसे मीडिया पर्सन हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जुडिशरी हो सकती है, लेजिस्लेचर हो सकता है। तो बेसिकली IT रूल्स 2023 में अमेंडमेंट करके सरकार
अपने आप को पब्लिक इंटरेस्ट का सोल हार्बिंगर बता रही है, अपनी अथॉरिटी को अनरिस्ट्रिक्टेड कर रही है और बाकी प्लेयर्स के इन्फ्लुएंस को यहां पे कम कर रही है। तो बेसिकली ट्रस्टेड इंटरनेट के लिए फैक्ट चेकिंग होना यहां पे बहुत जरूरी है और सरकार आईटी रूल्स 2023 का अमेंडमेंट करके ये फैक्ट चेकिंग की ताकत को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पे एक प्रॉपर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सारे पक्षों की बात सुने और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन दे, ना कि यहां पे एक ऐसी फैक्ट चेकिंग यूनिट जो कि सीधे सीधे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बताए कि तुमने ये चीज गलत छापी है, इसको हटाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन शुरू होगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां बताई जा रही, सरकार के स्टैंड को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर अगला आर्टिकल इन्फ्लेशन को लेके, मार्च में 5.66% रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप देखो तो फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद इन्फ्लेशन बहुत तेजी से शुरू हुआ था और अप्रैल 2022 में पहुंच गया था 7.8% पे। उसके बाद से अगर आप देखो तो जो सालाना एवरेज रहा है, अगर आप पूरे साल के एवरेज की बात करो दोस्तों, तो 2022-23 में 6.66% का एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन पाया गया, जो कि बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट जनवरी फरवरी मार्च का अगर आप एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन देखोगे तो 6.21% है, सिर्फ मार्च का 5.66% निकल के आ रहा है। ठीक है, अगले साल में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये बोलना है कि यार 2023-24 में इन्फ्लेशन कम होने वाला है। लेकिन इन्फ्लेशन की फिगर्स दोस्तों आपको पता होना चाहिए पिछले करस्पॉन्डिंग साल के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं। जैसे कि अगर फरवरी 2023 का इन्फ्लेशन चेक किया जाएगा तो फरवरी 2022 के कंपैरिजन में चेक किया जाएगा। अब ऑलरेडी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है कि बेस इफेक्ट की वजह से 2023-24 का इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली थोड़ा कम ही नजर आने वाला है, क्योंकि 2022-23 में दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि 2023-24 में जो दाम बढ़ेंगे वो एक्चुअली में थोड़े कम नजर आएंगे, क्योंकि बेस इफेक्ट प्ले में आ जाएगा। 2022-23 का इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। ठीक है, बेस इफेक्ट मैं पहले कई बार आपको समझा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल 100 से आप 110 कर दो किसी चीज को, और अगर आप 50 से 60 कर दो किसी चीज को, तो बेसिकली 100 से 110 केवल 10% का इंक्रीमेंट नजर आएगा, लेकिन 50 से 60 20% का इंक्रीमेंट नजर आएगा। रीजन बीइंग 100 से 110 में जो 100 है ये बेस ज्यादा हो गया, तो जब बेस ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज आपको कम नजर आएगा। तो 2022-23 में इन्फ्लेशन का बेस ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, तो 2023-24 में परसेंटेज इन्फ्लेशन कम नजर आएगा। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल बातें यहाँ पे इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में बताई जा रही हैं। आगे आ जाते हैं मिरियाड वॉस द ओनली सॉल्यूशन फॉर म्यांमार ट्रबल इज द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए म्यांमार की मिलिट्री ने फिर से ये कर दिया। म्यांमार की मिलिट्री नोटोरियस है सिविलियंस के ऊपर अटैक के लिए। अभी क्या हुआ कि सगाएंग रीजन में एक अपोजिशन की गैदरिंग हो रही थी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है उसकी गैदरिंग हो रही थी, और वहां पे एयर स्ट्राइक कंडक्ट की म्यांमार की मिलिट्री ने। 100 बच्चों औरतों को मार दिया गया, यहाँ पे आदमी बहुत सारे लोग मरे हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अपोजिशन ग्रुप चला रहे हैं, उन्होंने देखा कि फाइटर जेट आया है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आया, उसने गैदरिंग के ऊपर बम बरसाने, गोलियां बरसाने शुरू कर दी। ओवरऑल 100 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। ये जो प्रेजेंट मिलिट्री जनता है म्यांमार की, जिसको लीड कर रहे हैं जनरल मिंग ऑन्ग हलैंग, वो ओवरऑल इस अपोजिशन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सरकार को टेररिस्ट एंटिटी बोलते हैं, और बोलते हैं आगे भी ऐसी स्ट्राइक होती रहेगी, और ये जो लोग मर रहे हैं वो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं। अगर आप देखो तो पहले जब मिलिट्री जनता थी तो जो उसका अपोजिशन था उसको एक सिविलियन सरकार लीड करती थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑन्ग सैंग सी क्वी। ऑन्ग सैंग सी क्वी एक डेमोक्रेटिक लीडर थी, शांति के सिद्धांत के बेसिस पे वो काम करती थी। बाद में जब ऑन्ग सैंग सी क्वी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और 2021 के इलेक्शंस में भाई खतरनाक मेजॉरिटी मिली, तब मिलिट्री को समझ में आया कि उनकी ताकत हो जाएगी खत्म, तो उन्होंने यहां पे कूप कर दिया। कूप के बाद एक सिविल वॉर शुरू हो गया म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता के बीच में और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के बीच में। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जो आर्म्ड विंग है उसका नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। पीपल डिफेंस फोर्सेस ने एथनिक मिलिशियाज के साथ हाथ मिला लिया है। तो अपोजिशन में ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है इसकी जो आर्म्ड विंग है पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, इसने एथनिक मिलिशिया के साथ मिलकर मिलिट्री के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अब इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये जो एथनिक मिलिशियाज हैं और जो अपोजिशन के नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जो आर्म्ड विंग है पीपल डिफेंस फोर्सेस, इनमें आपस में भी थोड़े बहुत मुठभेड़ है। तो इन आपस के मुठभेड़ के चलते कंसोलिडेटेड और प्रॉपर तरीके से ये म्यांमार की मिलिट्री जनता के अगेंस्ट लड़ भी नहीं पा रहे। अगर आप देखो तो म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है रूरल और जंगल इलाकों में बहुत से इलाका इनके हाथ में निकल चुका है। वो इस इलाकों को वापस कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं बट वापस कब्जा कर नहीं पा रहे। रेजिस्टेंस ग्रुप लगातार जनता के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बट बात यह है कि मिलिट्री जनता के बाद अर्बन इलाकों को कंट्रोल है, इंडस्ट्रियलाइज्ड इलाकों को कंट्रोल है, वो इलाकों को कंट्रोल है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी कंसंट्रेटेड है। तो रेबल हेल्ड एरियाज में अपोजिशन फाइटर्स और सिविलियंस मिल के लड़ रहे हैं किससे? म्यांमार की मिलिट्री जनता से, और इसके चलते बहुत सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, मौतें हो रही हैं।
और इन सब के बीच में रशिया, चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज शांत है। रशिया, चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज बोल रही है कि म्यांमार का इंटरनल मुद्दा है। एशियान ने 5 पॉइंट पीस प्लान ऑफर किया था, बट एशियान की कंट्रीज इतनी इफेक्टिव है नहीं कि वो म्यांमार की मिलिट्री जनता और उनके जनरल्स को हिला पाए। तो एक रीजनल पावर जहां पे इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी चल रही है म्यांमार, उसको देख के पूरी दुनिया का शांत रहना ठीक नहीं है। एशियान को, रशिया, चाइना, इंडिया को कुछ ना कुछ एक्शंस यहां पे लेने चाहिए ताकि ओवरऑल म्यांमार के अंदर ये इश्यूज हो रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। देखिए, चाइना, रशिया कभी एक्शन नहीं लेगा, वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है नहीं। तो म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी आइडियोलॉजिकल क्लैशिंग्स के हिसाब से, आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से सही बैठता है। इंडिया ज्यादा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया म्यांमार के अगेंस्ट कुछ करता है तो हमारे वैसे भी डिस्टर्ब नेबरहुड है, हम एक और खतरनाक नेबर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया यहाँ पे शांत बैठा है। बट ऑथर बोल रहा है कि दुनिया भर की कंट्रीज को इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से लोग मरते रहेंगे, इंस्टेबिलिटी होती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी, वो भी ठीक नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जा सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।